हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इतिहास यानी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 63 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। जो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में वो सारे न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, EMRS परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट है और आप सभी लोग हमें आगे के प्रैक्टिस सेट जारी रखने के लिए, इनिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। तो आइए साथियों, डिस्कस करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट और देख लेते हैं हिस्ट्री के पहले प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आप सभी लोग देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी लोगों के लिए और ये टीजीटी स्नातक मतलब परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसमें जो प्रश्न है वो आप सभी की आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डिस्कस करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट और आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1957। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत और चीन के बीच पंचशील संधि पत्र पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस समय भारत को आज़ादी मिली यानी 15 अगस्त 1947, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो गांधी जी को दी गई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए UN मुखर्जी ने, ऑप्शन बी लालचंद्र ने, ऑप्शन सी एक व दो दोनों ने, ऑप्शन डी अजीत सिंह ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी और लालचंद्र दोनों ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई वो कौन थे? ऑप्शन ए BG तिलक, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी MK गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में गठित की गई थी उसके गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान बनने के विचार का प्रथम प्रणेता कौन रहा है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी राजनारायण बोस, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी करसोन दास मुलजी, ऑप्शन सी भान दाजी, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, बहिष्कृत भारत जो है पत्रिका BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है जो सूची से सुमेलित तथ्यों पर आधारित है और उसके बाद चयनित जो कूट दिया गया है उसका मिलान करना है। तो ये 1857 की क्रांति के नेताओं के नाम एक तरफ दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं कि किस स्थान पर किसने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नाना साहब और दिल्ली, नवाब हमीद अली खां कानपुर और मौलवी अहमदुल्लाह अवध और मनीराम दीवान असम। अब इनको सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित करें और राइट आंसर क्या बनेगा? नाना साहब ने कहां से किया था? कानपुर से।
तो ए का दूसरा सही होगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सी और डी में से ऑप्शन सही होगा। और नवाब हमीद अली खान ने दिल्ली से किया था, तो दूसरे का भी अभी भी दोनों ऑप्शन सही हैं। और अब आगे देखते हैं इसको मिला करके, और ये मौलवी अहमदुल्लाह ये अवध से ही थे, तो तीसरा यानी इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? ऑप्शन ए सुमित सरकार, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन डी आर सी मजूमदार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर सी मजूमदार जो हैं वामपंथी इतिहासकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1922 ईस्वी में। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आप सभी लोग उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी बेंटिक ने, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? ऑप्शन ए रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला, ऑप्शन बी जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, ऑप्शन सी अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, और ऑप्शन डी भूमि का हस्तांतरण रोका गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? ऑप्शन ए सन 1773 के विनियामक एक्ट से यानी रेगुलेटिंग एक्ट से, ऑप्शन सी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, ऑप्शन सी है सन 1793 के औक्रय अधिनियम से, और ऑप्शन डी है सन 1813 के औक्रय अधिनियम से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकार्टनी, और ऑप्शन डी लॉर्ड स्टीफेंसन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकार्टनी। अगला प्रश्न है, जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मियो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जनगणना के कार्य का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई? ऑप्शन ए तंबाकू और मक्का, ऑप्शन बी गन्ना और नील, ऑप्शन सी चना और जौ, और ऑप्शन डी धान और बाजरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंबाकू और मक्का। अगला प्रश्न है, किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी निम्बकाचार्य, और ऑप्शन डी राम अनुजाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राम अनुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इसामी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अल बेरूनी, ऑप्शन डी कुतबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किताबुल हिंद का रचयिता अल बेरूनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सेजलुक, ऑप्शन बी गुज, ऑप्शन सी करलुक, और ऑप्शन डी शंसबनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंसबनी जो हैं ये तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन बी पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के तृतीय युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने सबसे पहले जो है विभाजन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है दोस्तों, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। अगला प्रश्न है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए शाही संदेशवाहक के लिए, ऑप्शन बी राजकीय पत्रकार के लिए, ऑप्शन सी शाही अंगरक्षक के लिए, ऑप्शन डी प्रमुख सचिव के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख सचिव के लिए मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग राज दरबार में किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र का, ऑप्शन बी रामायण का, ऑप्शन सी महाभारत का, ऑप्शन डी कथा सरित सागर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रज्मनामा जो है वो फारसी अनुवाद महाभारत का है। आप सभी लोग बताएं रज्मनामा जो है इसका किसने रचना की थी? अगला प्रश्न है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? ऑप्शन ए यशोभद्रा, ऑप्शन बी हरविजय सूरी, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा सूरी और ऑप्शन डी पुष्पदंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर ने जैन आचार्य हरविजय सूरी को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ऑप्शन बी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन सी निकलसन डाउनटन और ऑप्शन डी फ्रांसिस्को पेल्सार्ड। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो था वो 6 बार भारत आने वाला विदेशी यात्री है। अगला प्रश्न है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण का भय, ऑप्शन सी आंतरिक विद्रोह, ऑप्शन सी भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा और ऑप्शन डी उसका कमजोर स्वभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका कमजोर स्वभाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी का मकबरा, ऑप्शन बी बलबन का मकबरा और ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सिकंदर लोदी का मकबरा जो है वो अष्टभुजी मकबरा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? ऑप्शन ए रायकरण के, ऑप्शन बी खिजर खां के, ऑप्शन सी देवल रानी के, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खिजर खां के आदेश पर अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आशिका का रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलबन स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। अगला प्रश्न है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोश और नौरोज प्रारंभ करवाए वह कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहराम शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बलबन ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोश और नौरोज प्रारंभ करवाए थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए रबाब, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी मीणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सितार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलूक वंश का था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन जो था इलबरी मामूलक वंश का सदस्य था या राजा था। अगला प्रश्न है और इसमें सही सुमेलित करना है इनको। तो सही सुमेलित करना है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इधर आपको बता दें उनके सारे पॉइंट दिए गए हैं, उनको मिलाना है आप सभी को और उसके बाद दिए गए कोट का चयन करना है। तो मिलान कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये है, कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना से नाम जुड़ा होगा और फिरोज शाह तुगलक उद्योग कार्यालय की स्थापना की गई। बलबन ये नहीं, वहां नहीं जाएगा, बलबन 2 से मिलेगा
और अलाउद्दीन खिलजी जो है सही माप के आधार पर भूमि का निर्धारण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो भी सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ विभाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं और मिलाना है कि कौन सा किस विभाग का अर्थ है। तो मिलाते हैं, मिलाइए, आप सभी लोग मिलाइए, फिर आंसर बताइए। तो देखिए, दीवाने रिसालत क्या होगा, धार्मिक मामलों का विभाग है, और दीवाने को ही क्या है, कृषि विभाग है। तो तीसरा और पहला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे पूरा मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? ऑप्शन ए उदयगिर की गुफा, ऑप्शन बी कान्हेरी गुफा, ऑप्शन सी एलोरा गुफा, ऑप्शन डी एलिफेंटा की गुफा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयगिर की गुफा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन ए पेशावर में, ऑप्शन बी काबुल में, ऑप्शन सी उदय भांडपुर में, ऑप्शन सी डी अटक में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, उदय भांडपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए चचनामा, ऑप्शन बी प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी किताबुल हिंद। तो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम बताना है और किताबुल हिंद के लेखक का नाम आप सभी को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, नाडू क्या था? ऑप्शन ए एक चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी एक संगीत का स्वर, ऑप्शन सी एक राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी एक प्रशासकीय विभाग। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रशासकीय विभाग। अगला प्रश्न है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? ऑप्शन ए कलाकृतियों पर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, ऑप्शन सी सार्वजनिक निर्माण पर, ऑप्शन डी सैन्य व्यवस्था पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी बुद्धगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा है, उसका नाम आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी कोटावा, ऑप्शन सी बयाना, ऑप्शन डी हाजीपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बयाना जो है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? ऑप्शन ए कराधान, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पथकर, ऑप्शन डी न्यायपालिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है कंटक शोधन से संबंधित है, और आपको बता दें ये कंटक शोधन शब्द मौर्यकालीन शब्द है और अशोक के शासनकाल में ये प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 50। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 थी, और इसका वर्णन मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी धर्मरक्षक और ऑप्शन डी पार्श्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीत की आयोजन जो है वो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, और आप सभी लोग जानते हैं कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए वसुबंधु, ऑप्शन बी शीलभद्र और ऑप्शन सी प्रभाकर मित्र और ऑप्शन डी नागार्जुन। राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग जो है भारत आया था, चीनी यात्री है, और उसने एक पुस्तक सियूकी की रचना की है, और कहा जाता है कि जिस समय वो नालंदा विश्वविद्यालय में गया था उस समय वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है, नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए शकों के, ऑप्शन बी शुंगों के, ऑप्शन सी कर्दमकों के, ऑप्शन डी सातवाहनों के।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सातवाहन वंश के शासकों के समय। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए परशुनी, ऑप्शन बी शतुद्र, डी ऑप्शन सी बितस्ता और ऑप्शन डी अस्किनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैदिक काल में जो है चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राणा राणायणीय संहिता किससे संबंध है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से और ऑप्शन डी अथर्ववेद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद। और सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और भारतीय संगीत का जनक भी इसे माना जाता है। वहीं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। और वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित किया जाता है। अथर्ववेद को जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। वहीं यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यज्ञ से संबंधित विधियों का वर्णन किया गया है। और इसकी दो शाखाएं होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चिनाब और ऑप्शन डी घग्गर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इराक से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है साथियों इस मेहनत के लिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा और बेहतर कंटेंट आप सभी के लिए तैयार करने के लिए। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी तांबा चांदी और ऑप्शन डी तांबा। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो किस धातु का उपयोग करते थे? तो वो कांस्य का। हालांकि उनको जानकारी इन सभी धातुओं के बारे में थी, लेकिन प्रयोग वो मुख्यतः कांस्य का करते थे। कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप सभी को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, चावल के प्रमाण हड़प्पाकालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृत के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सीधा सा आंसर है, लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। लोहा वैदिक कालीन सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है और इनको सही सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। तो मिलान कीजिए कि हड़प्पा से क्या मिला है। और तो हड़प्पा से तो समाधान R37 मिला है और लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। तो यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी बी जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है वो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है और उसके बाद सही कूट का चयन करना है। तो एक तरफ मिलान दिए हुए हैं, अब मिलाइए और सही कूट का चयन करना है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इधर समय अवधि दी हुई है और इधर उनके आवासों के बारे में दिया हुआ है। तो मिलान कीजिए। तो पूरा पाषाण काल के लोग नदी तट पे रहते थे और मध्य पाषाण काल के लोग शैलाश्रमों में अधिवास करते थे। नवपाषाण काल के लोग क्या करते थे? एक गर्त आवास करते थे। और ताम्र पाषाण काल के लोग जो हैं कच्चे एवं पक्के मकानों में रहते थे। यानी पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा केवल ऑप्शन नंबर बी में राइट है, सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए कामियाड़े, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन सी एच डी संकलिया, ऑप्शन डी टेरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्राग इतिहास के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी चांदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तांबा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी एच डी संकलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा और उन्हीं के नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया था। तो साथियों, ये था हिस्ट्री अर्थात इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसके अंतर्गत 63 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।